अब हम सोडियम क्लोराइड NaCl, जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। यदि आपका भोजन आपको बिना सोडियम क्लोराइड के दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी स्वादहीन। तो सोडियम क्लोराइड भी हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक यौगिक है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? सोडियम क्लोराइड समुद्री जल से प्राप्त होता है और इसका मुख्य स्रोत भी हम इसे मान सकते हैं। तो लगभग भार की दृष्टि से यदि लिया जाए तो लगभग 2.7 से 2.9% लवण जो है समुद्री जल में पाए जाते हैं। हमारे देश में सोडियम क्लोराइड प्राप्त करने की बहुत ही आसान विधि है, समुद्र के जल का वाष्पीकरण करके। भारत देश में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नमक की खेती की जाती है, तो समुद्री जल को वाष्पीकृत किया जाता है अलग अलग विधियों के द्वारा। तो जैसे हम खेत देखते हैं ना, धान के खेत देखते हैं, उसी तरह से जहाँ समुद्र से नमक की प्राप्ति की जाती है वहाँ पर नमक के खेत देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर जल को बांध दिया जाता है और लगातार वाष्पीकरण किया जाता है। तो पहले उसे सांद्र विलयन में परिवर्तित कर देते हैं वाष्पीकृत करने के बाद, उसके बाद फिर से उसे वाष्पीकृत किया जाता है। वाष्पीकरण करने के बाद उसे शुद्ध किया जाता है, क्योंकि कई सारी अशुद्धियाँ भी रहती है उसमें। तो सौर किरणों के द्वारा होने वाला जो वाष्पीकरण है उससे लगभग 50 लाख टन सोडियम क्लोराइड का उत्पादन हमारे देश में होता है। और इस सोडियम क्लोराइड में बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती, जैसे सोडियम सल्फेट की अशुद्धि, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी अशुद्धियाँ सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स होती हैं। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की जो अशुद्धि होती है, इसका कारण ये होता है कि ये बहुत प्रस्वेद्य नेचर के होते हैं, यानी वायुमंडल से नमी को बहुत आसानी से ये अवशोषित कर लेते हैं। तो जो शुद्ध NaCl प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ विधियाँ होती हैं। तो बहुत आसान विधि एक है कि शुद्ध NaCl प्राप्त करने के लिए जो अशुद्ध लवण है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के और दूसरे लवण मिश्रित होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उसको जल में घोला जाता है। जल की कम मात्रा में उसे घोला जाएगा। जो अविलेय होंगे वो अशुद्धियाँ अलग हो जाएंगी और उसमें जो विलेय है जल में वो अलग हो जाता है। तो जब ये जो विलयन अब प्राप्त होता है, इस विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को भेजा जाता है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के द्वारा इसे संतृप्त किया जाता है। तो NaCl के क्रिस्टल यहाँ पर पृथक होते हैं। तो चूँकि NaCl अशुद्ध अवस्था में है, HCl के द्वारा उसे संतृप्त किया जाता है, तो यहाँ पर जो आयनिक गुणनफल का मान है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो सोडियम क्लोराइड का शुद्ध क्रिस्टल है वो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि HCl में Cl- है और जो अशुद्ध NaCl है उसमें भी Cl- है। तो आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के मान से अधिक हो जाता है, तो अवक्षेपण होने लगता है। तो इस विधि से हमें सोडियम क्लोराइड के जो शुद्ध क्रिस्टल है वो प्राप्त होने लगते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो NaCl की तुलना में अधिक विलेय होते हैं, इस कारण से ये विलयन में ही रहते हैं। इसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक है, 1081 केल्विन लगभग इसका गलनांक होता है। इसकी जो विलेयता होती है वो बहुत अधिक होती है, लगभग 100 ग्राम जल में 36 ग्राम NaCl आसानी से घुल सकता है। और इसकी विलेयता को यदि आप ग्राफ में देखेंगे तो इसकी विलेयता ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप ही विलेय हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ताप का प्रभाव इसकी विलेयता पर नहीं पड़ता है, जबकि बाकी दूसरे लवणों पर तापमान बढ़ाने पर विलेयता का मान बढ़ता है। सोडियम क्लोराइड के उपयोग। सोडियम क्लोराइड, जैसा कि हमने देखा कि हमारे भोजन को बहुत स्वादिष्ट बनाता है, इसके बिना हम अपने भोजन की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। सोडियम क्लोराइड परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। जब हम घर में अचार बनाते हैं तो नमक का प्रयोग करते हैं ताकि बहुत दिनों तक यह अचार सड़ने ना पाए। मछली, मांस या विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के द्वारा बहुत सारे
औद्योगिक जो यौगिक है जिनका उद्योगों में भी बहुत उपयोग है, प्रयोगशाला में उपयोग है, इनका निर्माण किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, HCl, क्लोरीन, इन सबको बनाने में सोडियम क्लोराइड का बहुत अधिक योगदान होता है। चमड़े की टैनिंग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कम तापमान प्राप्त करने के लिए जो हिम मिश्रण बनाया जाता है उसमें भी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब हम सोडियम के एक और महत्वपूर्ण यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्रिस्टली पदार्थ होता है जिसको छूने पर ये साबुन जैसा लगता है और जब इसे छुआ जाता है तो त्वचा के साथ ये क्रिया कर लेती है और त्वचा में जलन उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रभाव को कहते हैं कास्टिक प्रभाव। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो गलनांक है वो 318 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये आर्द्रताग्राही होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो वायुमंडलीय जलवाष्प के साथ क्रिया कर लेते हैं और तुरंत गीले हो जाते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं और गीले हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ठोस अवस्था में निकालकर यदि थोड़ी देर भी बाहर रखा जाता है तो वो तुरंत द्रव रूप में परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय जल को ये ग्रहण कर लेता है। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका। ये हाइड्रेट बनाने लगते हैं, NaOH.H2O या NaOH2H2O, इस तरह से हाइड्रेट फॉर्म करने लगते हैं। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं। तो 2NaOH प्लस CO2 इज इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कई सारी विधियां हैं, उसमें से 2 विधि हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, नेल्सन सेल एवं कास्टनर केल्नर सेल। नेल्सन सेल के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है और क्लोरीन बनाने की भी यह एक विधि होती है। अभी हम नेल्सन सेल के बारे में पढ़ेंगे। नेल्सन सेल जिसके द्वारा NaOH का निर्माण किया जाता है, इस सेल के द्वारा क्लोरीन गैस का भी निर्माण होता है। तो NaOH का निर्माण किस प्रकार से नेल्सन सेल के द्वारा किया जाता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम नेल्सन सेल की जो संरचना है इसके बारे में जानेंगे। इसमें इस्पात की एक टंकी होती है जिसमें बेलनाकार एस्बेस्टास की परत होती है और बेलनाकार एस्बेस्टास परत युक्त जो इस्पात की छिद्रमय नली होती है, ये इस्पात की जो छिद्रमय नली है वही कैथोड का कार्य करती है। नली में NaCl भरा जाता है और विलयन में ग्रेफाइट की छड़ डुबा कर रखते हैं। ये ग्रेफाइट की छड़ यहाँ पर एनोड की तरह कार्य करता है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो NaCl है उसका अपघटन हो जाएगा, Na+ और Cl- बन जाता है। एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होने लगती है और क्लोरीन गैस मुक्त होकर बाहर निकल जाती है, जबकि जो सोडियम आयन बचा है वो एस्बेस्टास की परत से निकलती है और कैथोड पर मुक्त होती है। और बाद में टंकी में आने वाला जो जल वाष्प है, ये जल वाष्प यानी H2O वो भी 2 पार्ट में टूटता है, 2 आयन्स बनाता है, H+ और OH-। तो सोडियम आयन जैसे ही OH- से रिएक्ट होते हैं NaOH बना लेते हैं और विलयन के रूप में इसे फिर निकाल लिया जाता है। तो इस पूरे नेल्सन सेल में होने वाली जो अभिक्रिया है वो पहले हम देखेंगे आयनन अभिक्रिया, और इसमें जो कैथोड और एनोड पर होने वाला रिएक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ आयनन हो रहा है सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि सोडियम क्लोराइड यहाँ पर विद्युत अपघट्य की तरह है, तो Na+ और Cl- में अपघटित हो गया। कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी और जो 2Na+ है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। चूँकि 2Na+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा और 2Na यानी सोडियम धातु में परिवर्तित होता है।
ये जो सोडियम धातु है वो जल से क्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जबकि एनोड पर होने वाला जो रिएक्शन है उसमें हम देख रहे हैं Cl- जो NaCl बना था, NaCl जो टूटने के बाद Na+ और Cl- में परिवर्तित हुआ था, तो ये जो Cl- है इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बचता है Cl, और Cl और Cl जब क्रिया करते हैं तो क्लोरीन गैस बनता है। तो इस तरह से क्लोरीन गैस भी प्राप्त हो सकता है नेल्सन सेल से, और NaOH द्रव रूप में हमें प्राप्त होता है। अगला हम देखेंगे NaOH प्राप्त करने के लिए जो सेल है वो है कास्टनर-केल्नर सेल। इस सेल की जो संरचना है थोड़ी सी जटिल है। इस सेल में लोहे का एक आयताकार टैंक है। इसमें 2 स्लेट पर्दों द्वारा 3 भाग किया गया है, यानी 3 चेंबर में से बांटा गया है, और बीच में 2 स्लेट पर्दे रखे गए हैं जिसके द्वारा 3 अलग अलग भाग बन गए हैं। और टंकी की तली पर, मतलब नीचे की तरफ, मरकरी है, और इस मरकरी को यांत्रिक विधि के द्वारा घुमाया जा रहा है। ये मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी, तो ये यांत्रिक प्रबंध द्वारा, यानी यहाँ पर व्हील लगा होता है, यांत्रिक रूप से इसे इधर उधर घुमाया जाता है। आवश्यकता अनुसार ये मरकरी यूज़ होता रहता है अलग अलग चेंबर में। तो इसमें जो बाईं तरफ और दाईं तरफ 2 अलग अलग कक्ष है। 3 कक्ष में से जो बाईं और दाईं तरफ जो कक्ष है उसमें NaCl का संतृप्त विलयन भरा जाता है, और इनमें ग्रेफाइट के एनोड लगे होते हैं, यानी बाएं और दाएं जो चेंबर है उसमें ग्रेफाइट के एनोड लगे होते हैं। जो बीच वाला कक्ष है उसमें कास्टिक सोडा का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया गया है, और इसमें लोहे का कैथोड होता है। तो बीच वाले कक्ष में कैथोड है, और दोनों जो बाएं और दाएं कक्ष है उसमें एनोड प्रेजेंट होता है। मध्य के कक्ष जो है उसमें हाइड्रोजन गैस निकलने के लिए, और दाएं बाएं वाले कक्ष में क्लोरीन गैस को निकलने के लिए नलिका लगी होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मरकरी बीच वाले कक्ष में एनोड की तरह कार्य करता है, जबकि बाकी जो 2 कक्ष हैं दाएं और बाएं कक्ष में, यही मरकरी कैथोड की तरह कार्य करेगा। यानी मरकरी आवश्यकता अनुसार कक्षों में अलग अलग एनोड और कैथोड की तरह कार्य करते हैं। जहाँ पर एनोड पहले से है वहाँ वह कैथोड की तरह कार्य करेगा, और जहाँ पर कैथोड पहले से है वहाँ वह एनोड की तरह कार्य करता है। तो सोडियम मरकरी कैथोड पर मुक्त होता है और सोडियम अमलगम बनाता है। जब भी कोई धातु मरकरी के साथ मिश्र धातु बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं सोडियम अमलगम। तो NaHg बन जाता है, और दूसरे जो कक्ष है, यानी दाईं और बाईं ओर का जो कक्ष है, एनोड पर मुक्त जो क्लोरीन गैस है उसमें वो बाहर निकलने लगती है। इस सेल में हमने देखा कि इसमें नीचे की तरफ जो पहिए लगे होते हैं जिसके द्वारा मरकरी को इधर उधर हिलाया जाता है। तो ये जो सोडियम अमलगम है वो बाहरी कक्षों से मध्य कक्ष में आ जाता है, और सोडियम अमलगम मध्य कक्ष में जो जल है उससे क्रिया करके NaOH बना लेता है। यहाँ जो H2 गैस है वो बाहर निकलने लगती है। हमने ये भी देखा इसको उपकरण में कि अलग अलग चेंबर में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के निकलने के लिए नलिका लगी हुई है। तो इस आधार पर जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है इसी नलिका के द्वारा। तो इस पूरे पात्र में जो सोडियम अमलगम है जब वो वाटर से रिएक्ट होता है तो NaOH, Hg और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो 2NaHg, यानी एक साथ लिखा गया है इसे सोडियम अमलगम प्लस H2O, 2H2O के रूप में लिखेंगे इसे, इज इक्वल टू 2NaOH प्लस 2Hg प्लस H2। तो इस पूरे रिएक्शन में हम देखें कि NaOH प्राप्त होता है, और यहाँ जो NaOH प्राप्त हुआ है इसका वाष्पन कर लिया जाता है, यानी इसको वाष्पीकृत करके ठोस NaOH के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इस कास्टनर-केल्नर सेल में होने वाले जो रिएक्शन है अलग अलग चेंबर्स में वो कैसे हैं देखिए। इन रिएक्शंस को अब हम जानेंगे। तो जो बाएं और दाएं कक्ष है वहाँ पर होने वाला रिएक्शन, तो 2NaCl इज इक्वल टू Na+
Cl माइनस। कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी तो 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Na बना, सोडियम धातु बना। और यह सोडियम धातु जब XHG से रिएक्ट होता है तो HgX Na2 बनता है, मतलब सोडियम अमलगम बनता है। एनोड पर होने वाला रिएक्शन ऑक्सीकरण होगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो 2Cl माइनस से जब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो 2 Cl परमाणु बना और दोनों Cl परमाणु क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बीच वाले कक्ष में NaOH है, कास्टिक सोडा, तो NaOH अपघटित होता है Na प्लस और OH माइनस में। तो कैथोड पर होने वाला रिएक्शन, यानी अब हम बीच वाले कक्ष में किस प्रकार से कैथोड और एनोड का रिएक्शन है वो देख रहे हैं। तो कैथोड पर 2NaHg प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस 2Hg प्लस H2 बनता है, जबकि Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na, मतलब कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है, तो जो सोडियम आयन है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सोडियम धातु में परिवर्तित हो गया। यह सोडियम धातु जब जल से क्रिया करता है, यानी हम बात कर रहे हैं मध्य कक्ष की, तो ये जो सोडियम धातु है वह अब जल से क्रिया करता है और 2NaOH में परिवर्तित होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हमने देखा कि जो पात्र है मध्य कक्ष या जो दाएं और बाएं तरफ का कक्ष, उसमें जो नलिका लगी है उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि NaOH का विलयन हमें प्राप्त होता है और जिसे वाष्पीकृत करके ठोस NaOH में परिवर्तित कर लिया जाता है। NaOH व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक यौगिक है। इसका प्रयोग साबुन बनाने में, कागज बनाने में, बहुत सारे कृत्रिम रेशम जैसे रेयॉन उसके निर्माण में भी किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में भी NaOH का उपयोग होता है। बॉक्साइट जो अयस्क है उसके शुद्धिकरण में भी NaOH का प्रयोग किया जाता है, यानी बॉक्साइट अयस्क से जब एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है तो उन जो धातु कर्म के प्रोसेस है वहाँ पर भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्रों में चमक लाने के लिए, जिसे मर्सरीकरण भी कहा जाता है, उसमें भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध वसा और तेल के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। NaOH प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी एक महत्वपूर्ण रसायन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में। जल को अवशोषित करने में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको अवशोषित करने में भी NaOH का यूज़ होता है। अब हम जानेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो NaHCO3 इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो सॉल्वे विधि के द्वारा इसे बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने सॉल्वे विधि देखा है सोडियम कार्बोनेट के लिए, तो फिर से इसे हम नहीं देखेंगे। सॉल्वे प्रोसेस आपको सोडियम कार्बोनेट में बहुत विस्तार से बता दिया गया है। तो सॉल्वे विधि के द्वारा भी आपने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड से जब संतृप्त करते हैं, यानी बहुत अधिक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित कर दिया जाता है सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो सकता है। ये भी एक विधि है। तो इसके लिए रिएक्शन होगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू NaHCO3, बैलेंस करेंगे तो 2NaHCO3 प्राप्त होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सफ़ेद और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में कार्य करता है। जल में बहुत कम घुलता है ये, लेकिन इसमें ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है बहुत अधिक। 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसे गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, क्योंकि इसमें भी बाइकार्बोनेट है। तो हमने देखा था कि कार्बोनेट लवण का जब अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और इसमें सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। तो 373 केल्विन टेम्परेचर पर जो इसका रिएक्शन है वो इस प्रकार होगा। 2NaHCO3 इज इक्वल टू 373 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त होता है यहाँ पे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग जो है वो अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स के रूप में NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। कई बार त्वचा में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के एक मुख्य अवयव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको जब भी केक, इडली ये सब खाने का मन होता होगा, आपने देखा होगा कि केक कितना स्पॉन्जी होता है। इस तरह से स्पॉन्जी किस प्रकार बनता है? क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर डला होता है, खाने का सोडा डला होता है। इसमें से उत्पन्न होने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी वजह से यह स्पॉन्जी हो जाता है। इसी प्रकार जब हम पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़े में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें यदि हमें स्पॉन्जी बनाना होता है, उसको इस नरम बनाना होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है कई बार, या आमाशय में अम्लीयता बढ़ जाती है, तो एंटाएसिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कई सारे टूथपेस्ट या जो माउथ वॉश होते हैं उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट एक मुख्य अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी एक यौगिक है। अब हम सोडियम और पोटेशियम का जो बायोलॉजिकल सिस्टम में इम्पोर्टेंस है उसको जानेंगे। तो हमने प्रारंभ में ही देखा था कि किस प्रकार इस पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक अब हम जानेंगे। जैविक तंत्र में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लगभग 70 kg जिस व्यक्ति का औसत वेट होता है, उसमें ये देखा गया है कि सोडियम और पोटेशियम की मात्रा, यानी सोडियम लगभग 90 ग्राम और पोटेशियम 170 ग्राम होता है। लेकिन दूसरे जो धातुएं होती हैं, जैसे कि दूसरे जो आयंस होते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, वो बहुत कम मात्रा में होता है। 5 ग्राम आयरन होता है और 0.06 ग्राम कॉपर होता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट आयंस होते हैं। सोडियम हमारे कोशिका द्रव्य का एक मुख्य अवयव होता है, रक्त प्लाज्मा का एक मुख्य अवयव होता है। सोडियम आयन एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने पर जो ATP बनता है, तो वो ATP को बनाने के लिए, ग्लूकोज का ATP में ऑक्सीकरण करने के लिए उसको प्रमोट करने का कार्य करता है। और ATP जो है वो ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है। जो तंत्रिकी आवेग होते हैं उसके संवहन में भी सोडियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हृदय धड़कन को नियमित करने के लिए सोडियम आयन का इम्पोर्टेंस हृदय धड़कन के नियमन में भी होता है। कोशिका झिल्ली के द्वारा जो जल प्रवाह होता है उसमें भी सोडियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम पोटेशियम आयन के कुछ जैविक तंत्र में महत्ता को जानेंगे। पोटेशियम आयन भी एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने का कार्य करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा स्रोत यानी ATP अणुओं के निर्माण में भी पोटेशियम का बहुत अधिक योगदान होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में इसका योगदान होता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण से हमारे शरीर का बहुत सारा जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है। तो तंत्रिकीय जो संकेत होते हैं उनके संचरण में सोडियम आयनों के साथ साथ पोटेशियम आयन का भी योगदान होता है। यानी यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप की भागीदारी हो जाती है। वो किस प्रकार से होती है? सोडियम आयन लगभग 143 मिलीमोल प्रति लीटर प्रेजेंट होता है, जबकि पोटेशियम आयन की सांद्रता 5 मिलीमोल प्रति लीटर होती है। और ये जो असाधारण रूप से आयनिक उतार चढ़ाव होता है, उसी वजह से ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो कार्य करता है। सोडियम पोटेशियम पंप कोशिका झिल्ली के आर पार कार्य करता है। आयनिक उतार चढ़ाव के कारण यह सोडियम पोटेशियम वर्क कर पाता है, क्योंकि इसके सांद्रण में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है शरीर में, अलग अलग झिल्ली के आर या पार। सोडियम पोटेशियम पंप का सुचारू ढंग से हमारे शरीर में कार्य हो पाना सोडियम पोटेशियम आयन के कारण ही संभव हो पाता है।